नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। तो अभी तक हम जो है मुगल काल जो है कर रहे थे। तो मुगल काल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसके बारे में रह गया है। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में अभी हम जानेंगे और उसके बाद हमारा ये मुगल काल पूर्ण हो जाएगा। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला जो है के बारे में प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग नए हैं इससे पहले की वीडियो पार्ट सेकंड में और उससे पहले की पार्ट फर्स्ट में मुगल कालीन जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए, जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में जानते हैं। तो मुगल वास्तुकला इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव है। इसमें ईरानी तत्व, तुरानी तत्व, ट्रांस ऑक्सियाना तत्व तथा सल्तनत कालीन तत्व भारतीय तत्व के साथ सम्मिलित हुए हैं। मुगल वास्तुकला में खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर तीनों का इस्तेमाल हुआ है। मुगल वास्तुकला में मीलों घेरा वाले किले की प्रवृत्ति आम हो गई थी। किलों के भीतर ही पूरा शहर समा सकता था। भवन निर्माण में घुमावदार, कोणदार और रंगीन मेहराब का इस्तेमाल मुगल कालीन वास्तुकला की पहचान है। पित्रादूरा तकनीक, जो ये संगमरमर पर पत्थर पर जवाहरात को जो है जड़ के बनाया जाता है, तो ये मुगल वास्तुकला की अपनी पहचान है। मुगल स्थापत्य में भव्यता, विशालता पर जितना ध्यान दिया गया उतना ध्यान सजावट, अलंकरण व बारीकियों पर भी दिया गया। मुगल वास्तुकला का विकास क्रम जो है वो ऐसे है। शुरुआत जो है बाबर से हुई, फिर विकास अकबर के समय में, और चरम पर जो है शाहजहां के काल में, तथा पतन जो है मुगल स्थापत्य का औरंगजेब के समय में हुआ है। बाबर के काल में क्या क्या रहा है, तो बाबरनामा के अनुसार तत्कालीन वास्तुकला में संतुलन का अभाव था। इसलिए बाबर ने ध्यान रखा कि इमारतें सामंजस्यपूर्ण और ज्यामितीय हों। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, मीर बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद तथा आगरा का रामबाग बाबर काल की देन है। बाबर काल के स्थापत्य में शिल्पगत सौंदर्य की कमी जरूर थी, किंतु इसकी विशालता अद्भुत थी और इस हेतु उसने अल्बानिया से भी विशेषज्ञ बुलाए थे। बाबर का पुत्र हुमायूं ईरानी शैली को अधिक पसंद करता था और हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली। अब अकबर के काल में क्या रहा है, तो अकबर के शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। हुमायूं का मकबरा जो 1570 ईस्वी में बना, आगरा का किला 1565 ईस्वी में बना, फिर लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, पंचमहल ये 1583 ईस्वी में बना, तथा इन किलों में सैकड़ों इमारतों का निर्माण अकबर के काल में हुआ है। और जो हुमायूं का मकबरा है जो 1570 में निर्मित है, तो यह इमारत वास्तव में अकबर की मां और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम की देन है। इसकी डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास बेग ने तैयार की थी। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित यह चारबाग शैली पर आधारित इस इमारत के दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। इसी इमारत की डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1569 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू हुआ था, परंतु यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार 1570 में यह बनकर तैयार हो गया था। अब आगरा का किला, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, कुछ रेतों में ये जो है 1506 ईस्वी भी मिलता है, में की थी, लेकिन अकबर ने 1565 ईस्वी में आगरा के किले की नींव रखी। 1.5 मील व्यास और 70 फीट ऊंची दीवार वाले आगरा फोर्ट में 2 दरवाजे हैं, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट। इन गेटों पर अकबर ने मेवाड़ की रक्षा में अपने प्राणों की आहूत देने वाले 2 वीर राजपूत नायकों जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाईं। अब फतेहपुर सीकरी का किला, तो आगरा से 36 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यह जगह प्राचीन काल में सीकरी रूपबल था। यहाँ पत्थर पर संगतराशी का काम चलता था। अकबर ने यहाँ लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण करवाया और इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया।
बुलंद दरवाजे को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी की डिज़ाइन बहाउद्दीन ने तैयार की थी। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, हिरण मीनार, मीना बाजार, हवा महल, पंचमहल, बीरबल महल, जोधा का महल, मरियम का मकबरा तथा तुर्की सुल्तान की कोठी आदि इमारतें हैं। फिर जहांगीर काल, तो जहांगीर ने वास्तुकला की जगह बाग बगीचे और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया, इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर काल को स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं। जहांगीर काल में अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में है, एतमादुद्दौला का मकबरा ये भी आगरा में ही है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा ये दिल्ली में है, अनारकली का मकबरा लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, दिलकुश बाग लाहौर में, शालीमार बाग कश्मीर में आदि वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मरियम उज जमानी का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने अकबर के मकबरे के निकट एक बाग में इसे बनवाया था। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई कलाओं का प्रभाव है। इसी मुगल इमारत की मीनारें सबसे उत्तम आंकी गई हैं। अब एतमादुद्दौला का मकबरा, यह अकबर एवं शाहजहां की शैलियों के मध्य एक कड़ी है। इसका निर्माण मलिक ए आलम नूरजहां ने 1526 से 28 ईस्वी में करवाया था, जो मिर्जा ग्यास बेग उर्फ एतमादुद्दौला की पुत्री थी। आगरा में यमुना किनारे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में सर्वप्रथम पित्रादूरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पित्रादूरा तकनीक जो पहले ही बता चुके हैं, पत्थरों पर जो जवाहरात जड़ने का काम होता है उसे पित्रादूरा तकनीक कहते हैं। अब शाहजहां के काल में क्या स्थापत्य रहा है, तो शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इस दौर में संगमरमर पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल तथा पित्रादूरा तकनीक का रूप निखर कर सामने आया। शाहजहां काल में मेहरबाग, गुंबद, मीनार, परकोटा और बुर्ज सभी आदर्श संतुलन में उपस्थित हुए। आगरा के किले का पुनरुद्धार, शाहजहानाबाद शहर की स्थापना, दिल्ली में लाल किले व जामा मस्जिद का निर्माण तथा आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण शाहजहां की स्थापत्य संबंधी विशिष्ट देन है। स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के कारण ही शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। अब ताजमहल के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। तो जैसे शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में 1631 में बनवाना चालू किया था और ये काम 1653 तक चला था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल जो है 1631 में शुरू हुआ था और 1648 के मध्य में निर्मित हो गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसकी डिजाइन तैयार की और उस्ताद ईसा खान के निर्देश में 22 साल काम चला, तब जाकर यह इमारत निर्मित हुई। श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पित्रादूरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित रहा, जैसे डिजाइन और चारबाग शैली में यह हुमायूं के मकबरे से मिलता है। इस्लामिक सादगी के मामले में यह अकबर के मकबरे से मिलता है। कब्र डिजाइन के मामले में यह मांडू के होशंग शाह के मकबरे से मिलता है। संगमरमर एवं पित्रादूरा तकनीक के इस्तेमाल से यह एतमुद्दौला के मकबरे से मिलता है तथा झील में भवन का प्रतिबिंब बनने के मामले में यह सासाराम स्थित शेरशाह के मकबरे से मिलता है। तो ताजमहल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम स्मारक है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। फिर लाल किला, तो 1648 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास आदि महत्वपूर्ण इमारतें हैं। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसके बाएं तरफ हयात बख्श बाग बनाया गया है। हयात बख्श बाग के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप बनाए गए, जिसे सावन मंडप और भादो मंडप कहा गया। इस बाग का फव्वारा दर्शनीय है। प्रसिद्ध वक्तव्य, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है, दीवाने खास में अंकित है। अब औरंगजेब का काल, तो बादशाही मस्जिद यानी लाहौर, मोती मस्जिद, लाल किला और रबिया उद दौरानी का मकबरा इस काल की प्रमुख इमारतें हैं।
रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया। इसे दक्कनी ताज या बीवी का मकबरा भी कहते हैं। इसके वास्तुकार अताउल्लाह और हंसपत राय थे। रबिया उद दौरानी मकबरे के निर्माण में भी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। अब मुगल चित्रकला। तो चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान किया। उन्होंने चित्रकारी की ऐसी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया जो मुगलों के अवसान के बाद भी दीर्घकाल तक देश के विभिन्न भागों में कायम रही। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद के चित्रों की समीक्षा की थी। बाबर की चित्रकला में व्यापक रुचि थी। बाबर के बेटे हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार अबूदस्समद और मीर सैयद अली रहते थे। मुगल शैली का विकास चित्रकला की स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्रकला की सफाविश शैली के एक उचित संश्लेषण के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस चित्र शैली की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नवत हैं। तो मुगल शैली के चित्रों के विषय दरबारी शानो शौकत बादशाह की रुचियों पर आधारित रहे हैं। मुगल कला में अत्यधिक महीन काम किया गया है। महीन एवं नुकीली तूलिका से बहुत बारीक रेखाएं खींचने का अद्भुत कौशल देखने को मिलता है। मुगल शैली का रंग विधान प्रचलित भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से भिन्नता रखता है। इस शैली में लाजवर्दी और सुनहरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। इन रंगों को बनाने में विशेष कौशल भी दिखता है। कूची या ब्रश का को प्रायः गिलहरी के बालों से बनाया गया है। चित्रकारों ने संध्या और रात्रि के चित्रांकन में भी रुचि ली है। ऐसे चित्रों में चांदी और स्वर्ण रंग भरे गए हैं। इस काल के अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए हैं। इसके अलावा कपड़े, भित्त और हाथी दांत पर भी चित्र बनाए गए हैं। इन सामान्य विशेषताओं के बावजूद मुगल काल के प्रत्येक बादशाह के काल में बने चित्रों में पर्याप्त विशेषताएं मिलती हैं जिनका विवरण निम्नवत है। अब जैसे अकबरकालीन चित्रकलाएं जो हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो अकबरकालीन चित्रकला पर यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे व्यक्ति विशेष का चित्रण करना, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना, आलोचना एवं व्यंग के विषय को चित्रित करना, चित्रों में छायाकरण और परिप्रेक्ष्य को बढ़ता हुआ महत्व, गहरे नीले तथा लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग करना, चित्र में उछलते कूदते गीत गाते पक्षियों का अंकन करना, चौड़े ब्रश की जगह गोल ब्रश का प्रयोग करना। अब ये अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो अकबर के राज दरबार में चित्रकारों की एक सूची में बड़ी संख्या में नाम शामिल हैं। मीर सैयद अली और अब्दुस्समद खान के अलावा प्रसिद्ध चित्रकार हैं दसवंत, मिस्किना, नन्हा, कान्हा, बसावन, मनोहर, दौलत, केसु, भीम गुजराती, धर्मदास और इनायत। अब जहांगीरकालीन चित्रकला। तो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की कुछ जो विशेषताएं हैं वो निम्नवत है। जहांगीर के समय की चित्रकारी के क्षेत्र में घटी महत्वपूर्ण घटना थी मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति। इस समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ। इस कारण पर्सी ब्राउन ने कहा, जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। इस दौर की चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता को प्रदर्शित किया जाने लगा। हस्तमुद्राएं वास्तविकता के अधिक निकट हैं। जैसे अकबर काल में बादल रुई के गट्ठे जैसे दिखते हैं, लेकिन जहांगीर काल में वास्तविक दिखने लगे। इस काल में प्रकृति का अधिक सजीव और बारीक चित्रण किया गया। पशु, पक्षी, फूल और वनस्पतियों का बेहद सुंदर चित्रांकन किया गया है। धार्मिक चित्र बनने कम हो गए और चित्रों में दरबार का चित्रण ज्यादा होने लगा। व्यक्ति चित्र बहुत ज्यादा संख्या में बनाने लगे। एक छोटे आकार के चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई जिसे पगड़ी पर लगाया जा सके या गले में पहना जा सके। छवि चित्रों के प्रचलन के साथ साथ चित्रकला में मुरक्के शैली तथा अलंकृत हाशिए का विकास हुआ। अब जहांगीर कालीन प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते जहांगीर, वर्जिन मैरी का चित्र पकड़े हुए जहांगीर, मलिक अंबर के कटे सिर को लात मारते हुए जहांगीर, अयार ए दानिश नामक पशुओं के किस्से कहानियों की पुस्तक में चित्रकारी। इसके अतिरिक्त इस काल के दौरान दरबार के दृश्यों, प्रतिकृतियों, पक्षियों, पशुओं और पुष्पों का चित्रण भी किया गया था। अब जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं।
तो जहांगीर के अधीन अनेक चित्रकार काम कर रहे थे। उनमें से फारूक बेग, अकारिजा, अबुल हसन, मंसूर, विशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत जो है प्रमुख थे। फिर शाहजहां कालीन जो है चित्रकला, तो शाहजहां की मृत्यु के बाद कुछ ही वर्षों में मुगल चित्रकला ने अपनी चमक दमक और परिष्कार खो दिया। यद्यपि शाहजहां लघु चित्रों में रुचि रखता था और चित्रित पांडुलिपियों को प्राथमिकता देता रहा, फिर भी वह मुख्यतः मुख्य निर्माण के प्रति ही उत्साहित दिखाई दिया। शाहजहां को दैवीय संरक्षण में अपनी तस्वीरें बनवाना सदा प्रिय रहा, जैसे गुणगान करते हुए देवदूत स्वर्ग से ताज लेकर उतर रहे हों। इस काल के चित्रों के विषयों में यवन सुंदरियां, रंगमहल, विलासी जीवन और ईसाई धर्म शामिल हुए। इस काल में स्याह कलम चित्र बने, जिन्हें कागज, फिटकरी और सरेस आदि के मिश्रण से तैयार किया जाता था। इनकी खासियत बारीकियों का चित्रण था, जैसे दाढ़ी का एक एक बाल दिखना, रंगों को हल्की घुलन के साथ लगाना। चित्रकला के अतिरिक्त तपस्वियों और रहस्यवादियों के समूहों को दर्शाने वाली अन्य चित्रकलाएं और उनके निदर्शी पांडुलिपियां भी इस अवधि में निष्पादित की गई थीं। शाहजहां के जो भी छवि चित्र बने हैं, उन सब में प्रायः उसे सर्वोत्तम वस्त्र और आभूषण भूषण धारण किए चित्रित किया गया है। इन चित्रों में उसके सिर के पीछे प्रभा पंजु भी शोभायमान है। इस दौर के एकत्र छवि चित्रों में यह विशेषता देखने में आती है कि गहराई और संपूर्ण दृश्य विधान प्रकट करने के लिए चित्रों की पृष्ठभूमि में दूर दिखाई देने वाला धुंधला नगर दृश्य हल्के रंगों में चित्रित किया गया है। अब शाहजहां कालीन प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो गुलिस्ता तथा शादी का बुस्तान, दरबारियों के बीच ऊंचे आसन पर विराजमान शाहजहां, पिता जहांगीर और दादा अकबर की संगत में शाहजहां, जिसमें अकबर ताज शाहजहां को सौंप रहा है। शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रकार हैं। शाहजहां कालीन प्रमुख चित्रकारों में विचित्र, चैतरमन, अनुपचतर, समरकंद का मोहम्मद नादिर, इनायत और मकर आदि हैं। अब औरंगजेब कालीन चित्रकला, तो मुगल चित्रकला के अवसान की शुरुआत शाहजहां के काल से ही प्रारंभ हो गई थी। नवीनता के स्थान पर चित्रों में रूढ़िवादिता का समावेश हो गया, जिससे चित्रों में दोहराव नजर आने लगा। कट्टर मुसलमान होने के कारण औरंगजेब चित्रकला तथा संगीत से इतना विमुख रहा कि लघु चित्रों की एक अत्यंत विकसित कला उसके शासनकाल में औंधे मुंह जा गिरी। हालांकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम समय में चित्रकारी में कुछ रुचि ली थी, परिणाम स्वरूप उसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए एवं युद्ध करते हुए बने। अब मुगलकालीन साहित्य, तो बाबर तो तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी बाबर ने। हुमायूं ने हुमायूंनामा, इसकी रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिसने अकबर के आग्रह पर यह पुस्तक लिखी। इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण है और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। बाबर को विष द्वारा मारे जाने का इसमें उल्लेख है। अब तारीख ए रशीदी, ये मिर्जा हैदर दुगलत की रचना है। बाबर का मौसेरा भाई, और इसमें बाबर की भद्रता का उल्लेख है। मध्य एशिया की राजनीति का एक परिचय भी इसमें मिलता है। शेरशाह और हुमायूं के बीच कन्नौज युद्ध का वर्णन भी इसमें मिलता है। जो मिर्जा हैदर दुलगत हैं, जिनकी ये तारीख रशीदी रचना है, तो इन्होंने कश्मीर का शासन भी संभाला था। अब कानून ए हुमायूनी, तो लेखक जो है इसके, तो लेखक खोदमीर को अमीर ए अखबार की पदवी दी गई थी। हुमायूं द्वारा प्रस्तुत अध्यादेशों व कानूनों का इसमें जो है वर्णन है। फिर अकबर की, तो अकबर ने तोहफा-ए अकबर शाही या अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखी गई शेरशाह के शासनकाल की जानकारी तथा अकबर से जुड़े तथ्यों की जानकारी यह अकबर के आग्रह पर लिखी गई थी। तारीख शाही, यह अहमद यादगार द्वारा लिखी गई। इसे तारीख सलातीन ए अफगान भी कहते हैं। बहलोल लोदी से लेकर अकबर तक का वर्णन इसमें मिलता है। नफाइस उल मासिर, तो ये जो है अकबर के काल पर रचित पहली पुस्तक है। यह मीर अलाउद्दौला काजविनी द्वारा लिखी गई है। इसमें केवल 1575 ईस्वी तक का ही वर्णन है।
फिर तारीख ए अकबरी, यह आरिफ कंधारी द्वारा लिखी गई। इसमें अकबर द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों का वर्णन है। फिर अकबरनामा, तो यह अबुल फजल द्वारा लिखी गई। यह 7 वर्षों में लिखी गई पुस्तक है जिसके 3 भाग हैं। तो पहले भाग में तैमूर से हुमायूं की मृत्यु तक तथा अकबर के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख है। दूसरे भाग में अकबर के राज्याभिषेक से लेकर शासनकाल के 46वें वर्ष तक का वर्णन है। और तीसरे भाग में जो है जो तीसरा भाग है वह आईन अकबरी कहलाता है। इसमें मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और संपूर्ण साम्राज्य का अनूठा सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत किया गया है। आईन अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। इसमें प्रथम 3 में अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली व नियमों का उल्लेख है। चौथे प्रकरण में भारत की जलवायु, प्राकृतिक सौंदर्य व सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन है। 5वें भाग में अबुल फजल ने अपनी जीवनी तथा अपने व अकबर की कहावतों का उल्लेख किया है। फैजी ने भी अकबरनामा नाम से एक पुस्तक लिखी है। अब आईन अकबरी का उल्लेख जो है आईन अकबरी में उल्लेख जो मिलता है वो किस किस का मिलता है। मनसबदारों का स्तर जो है वो 66, सूफी संप्रदायों की संख्या इसमें 14 बताई गई है, चित्रकारों की संख्या 15 बताई गई है, संगीतकारों की संख्या 36 और शिल्पकारों की संख्या 28 बताई गई है। अब तारीख अल्फी, तो यह मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई है। इस्लाम के 1000 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसकी रचना की गई, जिसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी। अब तबकात ए अकबरी, इसे तारीख ए निजामी भी कहते हैं। इसके लेखक निजामुद्दीन अहमद थे। इन्होंने गुजरात के बख्शी के पद पर काम किया और अकबर के साथ कई युद्धों में भाग लिया। इस पुस्तक में 120 बड़े शहरों और 300 छोटे शहरों का मुगल साम्राज्य में होने का उल्लेख है। इसके जो प्रथम 2 भाग सल्तनत और मुगल साम्राज्य को समर्पित हैं, जबकि तीसरा भाग गुजरात, जौनपुर, बंगाल जैसे प्रांतों को समर्पित है। चूंकि इसमें केवल आंकड़े के द्वारा तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, अतः इसे मुगल काल की नीरस पुस्तक भी कहा जाता है। अब तज़किरा ए हुमायूं व अकबरी, तो वायजीद बयात की यह इस पुस्तक में हुमायूं व अकबर के साम्राज्य का तुलनात्मक विवरण मिलता है। मुनख्खब उत तवारीख, इसके लेखक बदायूनी हैं। भारत के सामान्य इतिहास का इसमें उल्लेख मिलता है। इसका प्रथम भाग तबकात ए अकबरी का संक्षिप्त रूप कहा जाता है, जिसमें हुमायूं की मृत्यु तक का वर्णन है। दूसरा भाग पूर्णतः अकबर को समर्पित है। तीसरा भाग सूफियों, विद्वानों आदि की जीवनी पर प्रकाश डालता है। ध्यातव्य है कि बदायूनी अकबर की नीतियों का आलोचक था और अकबर को काफिर कहता था। अब जहांगीर, तो जहांगीरनामा या तुजुक जहांगीरी, जहांगीर द्वारा रचित आत्मकथा है। ये फारसी में है। इसमें 16 वर्षों का इतिहास उसने स्वयं लिखा, किंतु इसे पूरा करने में मुतमिद खां की महत्वपूर्ण भूमिका है। मोहम्मद हादी को भी जहांगीरनामा के लेखन का श्रेय दिया जाता है। मुतमिद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी नामक पुस्तक लिखी। इसमें जहांगीर द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन की चर्चा की गई है। अब शाहजहां, तो शाहजहां का जो है पातशाहनामा है। वस्तुतः पातशाहनामा शीर्षक के अंतर्गत शाहजहां के शासनकाल का वर्णन 2 भागों में किया है। इसे 3 इतिहासकारों द्वारा लिखा गया। अमीन काजवीनी प्रथम 10 वर्षों का इसमें वर्णन किया है इन्होंने। फिर अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहां का दरबारी इतिहासकार, जिसने 20 वर्षों की जानकारी दी है। इसके खंड में मनसबदारों की एक सूची भी मिलती है। और फिर मोहम्मद वारिस, शाहजहां के शासन के 21 से 30 वर्ष तक का इसने वर्णन किया है। अब शाहजहांनामा, यह पुस्तक उसके एक अधिकारी इनायत खां द्वारा लिखी गई। दूसरी शाहजहांनामा शादिक खां द्वारा लिखी गई। चहार चमन, इस पुस्तक की रचना जो है चंद्रभान द्वारा की गई। इसमें शाहजहां द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं व शासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है। अब औरंगजेब के काल में जो है तो आलमगीरनामा या आलमगीरी, इसके लेखक मोहम्मद काजिम शिराजी हैं। औरंगजेब के प्रारंभिक 10 वर्षों तक का विस्तृत ऐतिहासिक वर्णन, क्योंकि इसके बाद औरंगजेब इतिहास लेखन को प्रतिबंधित कर देता है।
मोहम्मद काजिम को औरंगजेब का आधिकारिक इतिहासकार कहा जाता है। बाद में हातिम खां ने भी आलमगीरनामा नाम से पुस्तक लिखी है। अब मासिर ए आलमगीरी, तो इसके लेखक शाकी मुस्तंद खां हैं। जदुनाथ सरकार ने इस पुस्तक को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है। इसमें सतनामी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद लिखी गई। अब मुंतखब उल लुबाब, इसके लेखक खफी खां हैं। इसमें औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक विवरण दिया गया है। इसे खफी खां ने छुपकर गुप्त तरीके से लिखा था। इसमें औरंगजेब के शासनकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चोट की गई है। अब फुतूहात ए आलमगीरी, इसके लेखक ईश्वरदास नागर हैं। औरंगजेब के शासनकाल के 34वें साल तक का इसमें वर्णन है। औरंगजेब व राजपूतों के बीच बदलते संबंधों का विवरण भी मिलता है। फिर फतवा ए आलमगीरी, शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 विद्वानों द्वारा यह लिखी गई है। इसमें इस्लामिक कानून व प्रशासनिक नियमों का उल्लेख है। इसे मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा डाइजेस्टर कहा जाता है। फिर खुलासत उत तवारीख, इसके लेखक सुजन राय भंडारी हैं। इसमें मुगलों की राजनीतिक, प्रशासनिक व भौगोलिक स्थितियों का वर्णन है। फिर नुस्ख ए दिलकुशा, यह भीमसेन द्वारा रचित है। इसमें मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख मिलता है तथा मुगलों की सेवा में दक्कन सामंतों की उपस्थिति को सामान्य बताया गया है। फिर वाक्यात ए आलमगीरी, यह आकिल खां द्वारा रचित है। उत्तराधिकार के युद्ध या सिंहासन की लड़ाई का इसमें जो है विस्तृत उल्लेख है। अब आ जाइए उत्तर मुगल काल पर। तो उत्तर मुगल काल में की जो है इसमें भूमिका क्या रही है। अकबर के शासनकाल से आरंभ हुआ मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतन की ओर अग्रसर होने लगा। यह अयोग्य उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी, कमजोर प्रशासनिक नीतियां, बदलते राजनीतिक परिदृश्यों का समग्र परिणाम था। इस दौरान लघु अंतराल पर शासकों का परिवर्तन होता रहा, जिनके बारे में हम इस अध्याय में क्रमवार अध्ययन करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम तथा मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह विजयी रहा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। जून 1707 ईस्वी में जाजऊ, जो आगरा और धौलपुर के बीच में है, तो जाजऊ नामक स्थान पर हुए उत्तराधिकार के संघर्ष में मुअज्जम की सेना ने आजम को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया। 1707 ईस्वी में मुअज्जम उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। सत्ता प्राप्ति के बाद 1709 ईस्वी में बहादुर शाह ने, जो बहादुर शाह मतलब मुअज्जम ने, अपने तीसरे भाई कामबख्श को बीजापुर के निकट पराजित किया। अब बहादुर शाह प्रथम, ये जो मुअज्जम है यही बहादुर शाह प्रथम है, तो ये 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा है। तो बहादुर शाह प्रथम एक योग्य एवं विद्वान व्यक्ति था। वह समझौते तथा मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात एक सिख नेता बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। इससे तंग आकर बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया। अंततः इसी सिख नेता के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। अब ये जो बहादुर शाह को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाही बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता है। फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्रों जहादर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जमान उस शान में राजशाही गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें जहादर शाह सफल रहा।
तो ये जो अब उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट हैं, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक, फिर जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक, फिर फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी तक, और रफ़ी उद दरजात फरवरी 1719 में फरवरी से जून तक, फिर रफ़ी उद दौला 1719 ईस्वी में जून से सितंबर तक, फिर मोहम्मद शाह जो है 1719 से 1748 तक, फिर अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 ईस्वी तक, फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 ईस्वी तक, फिर शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 ईस्वी तक, फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक, फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक, फिर बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी तक। अब जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक। तो उत्तराधिकार के युद्ध में अपने तीनों भाइयों को पराजित कर 1712 ईस्वी में जहांदर शाह शासक बना। जहांदर शाह ने उसको ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां का सहयोग प्राप्त था। जहांदर शाह ने अपने लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में, जो 1712 से और 13 के बीच में, हिंदू और मराठा राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी तथा मालवा का सूबेदार बनाया। जहांदर शाह ने मराठों से संबंध बनाए रखने के लिए समकालिक शाहू जी को कुछ शर्तों पर दक्कन के चौथ व सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार दिए। जहांदर शाह के समय जजिया कर पर रोक लगा दी गई। जहांदर शाह ने वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, जिसे इजारा व्यवस्था कहते हैं। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। 1713 ईस्वी में जहांदर शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। अब इसके बाद आ जाता है फर्रुखसियर 1712 से 1719 ईस्वी तक। तो फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां वजीर तथा हुसैन अली मीरबख्श के पद पर नियुक्त हुए। सैयद बंधुओं ने जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति का आदेश भी दे दिया। 1717 ईस्वी फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर के कार्यकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया। सैयद बंधुओं के बढ़ते हस्तक्षेप से भयभीत होकर फर्रुखसियर इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन समय से पूर्व इन षड्यंत्रों की जानकारी सैयद बंधुओं को लगने से उन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से जून 1719 में फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात को 1719 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया, जिसकी जल्द ही बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला को 1719 ईस्वी में को गद्दी पर बैठाया। वहीं अफीम का आदी था, इसकी भी जल्दी ही मृत्यु हो गई। उसके बाद रफ़ी उद दौला जो शाहजहां द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाया। अब मुगल जो दरबार था इसमें विभिन्न गुट थे। सैयद बंधु दो भाई थे, तुरानी गुट था, ईरानी गुट था और अफगानी गुट था। तो जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से विख्यात हैं। इन्होंने कुल 4 लोगों फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला एवं मोहम्मद शाह को मुगल बादशाह बनाया। सैयद बंधु 2 भाई थे, तो ये अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली बरहा थे। सैयद बंधुओं के विरोधी नेताओं में तुरानी दल के चिनकिलिच खां ए अमीन खां का प्रमुख योगदान था। इन्हीं के प्रयासों से मोहम्मद शाह रंगीले के समय में इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। अब जो तुरानी गुट था वो कौन सा था? तो तुरानी गुट ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। सैयद बंधुओं के पतन के बाद मुगल दरबार में इसी गुट का बोलबाला था। इस गुट में निजाम उल मुल्क, अमीन खां और जकारिया खां प्रमुख थे। ईरानी गुट ये शिया मुसलमान थे। इस गुट में जुल्फिकार खां, सआदत खां, अमीर खां, इसहाक खां प्रमुख थे। अफगानी गुट, इस गुट में अली मोहम्मद खां एवं मोहम्मद बंगस प्रमुख थे। मोहम्मद शाह
1719 से 1748 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक तेजी से हुआ। उसके शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल, सआदत खां ने अवध, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद, चूड़ामन व बदन सिंह ने भरतपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भी विशाल सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम में बिताने तथा उसके असंयत और विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता था। अब अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 ईस्वी तक। तो अहमद शाह का कार्यकाल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के लिए जाना जाता है। अहमद शाह के समय राजमाता ऊधमबाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे किबला-ए-आलम की उपाधि प्राप्त थी। अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमाद उल मुल्क जो गाजीउद्दीन था, सफदरजंग को अपदस्थ कर मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। 1754 ईस्वी में वजीर इमाद उल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। अब जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ है, तो नादिर शाह फारस का शासक था। ईरान का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1738 से 39 के बीच भारत पर आक्रमण किया। और जो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ है, दुर्रे दुर्रानी यानी युग का मोती, इसका मतलब होता है कि नाम से प्रसिद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के कार्यकाल में भारत पर आक्रमण किया। आलमगीर द्वितीय 1754 से 58 ईस्वी। अब ये नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, अभी ये इस बात करेंगे। पहले ये आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय अपने छोटे से कार्यकाल में अपने वजीर इमाद उल मुल्क की कठपुतली बना रहा तथा प्लासी के युद्ध के समय यही दिल्ली का शासक था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। 1758 ईस्वी को इमाद उल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी तथा बहादुर शाह प्रथम के पौत्र शाहजहां तृतीय को सिंहासन पर बैठा दिया। अब शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। तो आलमगीर के पुत्र अली गौहर ने बिहार में शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। यद्यपि वह वर्षों तक दिल्ली नहीं आ सका, शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में हुए ऐतिहासिक महत्व के बक्सर युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में हुई इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों के अनुरूप कई वर्षों तक अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। अकबर द्वितीय के कार्यकाल तक मुगल बादशाह मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गया था। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अकबर द्वितीय ने ही राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट हुआ। फिर बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी। बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से शायरी लिखा करता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हुई। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का भारत में अंत हो गया।
अब ये तो मुगल काल पूरा हो गया। अब नादिर शाह का आक्रमण एक बार देखते हैं। तो नादिर शाह जो है फारस का शासक था। ईरान का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1738 से 39 के बीच भारत पर आक्रमण किया। फरवरी 1739 में नादिर शाह और मुगल सेनाओं के बीच करनाल का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की हार हुई और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। नादिर शाह दिल्ली में 50 दिन से अधिक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। वह प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त ताउस तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरे कोहिनूर को भी वापसी के समय ले गया। अब अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ है, तो दुर्रे दुर्रानी जिसका मतलब होता है युक्का मोती के नाम से प्रसिद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के कार्यकाल में भारत पर आक्रमण किया। अपने कुल 7 आक्रमणों में अहमद शाह अब्दाली ने बादशाह अहमद शाह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आक्रमण किए। जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। अब्दाली ने 1767 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया। भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रोहिला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दी, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। तो ये तो जो है आपका मुगल काल जो है पूर्ण हो गया। अब इसके बाद अगले सेशन में प्रारंभ करेंगे मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य के बाद एक बार हम लोग चर्चा करेंगे जो विविध पहलू हैं विजयनगर, और सबका एक तरह से शॉर्ट में रिवीजन पूरे इसका मध्यकालीन वाला पोर्शन जो है शॉर्ट में एक ही क्लास में ये हो जाएगा रिवाइज। कौन अधिकारी थे, उन्हें क्या कहते थे, किस व्यवस्था को क्या कहा जाता था, इस तरह से। तो जो लोग नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी धन्यवाद, नमस्कार।